हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर रिड्यूस सिलेबस क्या है कंप्यूटर साइंस का इस साल का मतलब एकेडमिक ईयर 2021-2022। ये जो एकेडमिक ईयर है इसमें कंप्यूटर साइंस जो अपना सब्जेक्ट है, जो कि बाइफोकल सब्जेक्ट है अपने महाराष्ट्र बोर्ड का 11-12 के लिए, इसमें कौन से टॉपिक्स ओमिट हुए, कौन से 25% जो टॉपिक है वो ओमिट हुए, क्या जो पिछले साल ओमिट हुआ था वही इस साल भी है। तो हाँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि आप लोगों के आगे ये जो अभी पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा है ये 2020-2021 का है, मीन्स पिछले साल का ही है। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, जो पिछले साल ओमिट हुआ था वो भी इस साल अप्लाई हो रहा है, मीन्स जो पिछले साल अप्लाई हुआ था वो इस साल भी अप्लाई हो रहा है। अब देखिए, पिछले साल तो कोई एग्जाम हुई नहीं, अब इस साल तो एग्जाम होने वाली है आप लोगों की। तो यही जो पैटर्न रहेगा, मतलब ये जो सिलेबस है 25% जो रिड्यूस हुआ है यही अप्लाई होगा। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सारे चैप्टर्स में क्या क्या ओमिट हुआ है, आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है कि मैं बता देता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अपना कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है महाराष्ट्र बोर्ड का। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, ये जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है ये अपने महाराष्ट्र बोर्ड का बायफोकल सब्जेक्ट है। तो इसमें देखो क्या क्या सिलेबस ओमिट हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आप लोगों को 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, और पेपर 2 में आप लोगों को 50 मार्क्स का पेपर और 50 मार्क्स का, मतलब 50 मार्क्स का थ्योरी पेपर और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर होता है। तो ऐसा टोटल आप लोगों को 200 मार्क्स का टोटल कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है ये होता है। तो पार्ट 1 में आप लोगों को प्रोग्रामिंग रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा चैप्टर्स है। तो जैसे कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटा स्ट्रक्चर है, C++ है, HTML है। तो अपने को 4 लेसन है। अब इस 4 लेसन में देखो क्या क्या चीज़ें ओमिट हुई है वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अपना यूनिट है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या ओमिट हुआ है। तो देखिए, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 98 ये ओमिट हो गया है। विंडोज NT और लिनक्स, इसके बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बारे में आप लोग नहीं पढ़ोगे ये, क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। 25% जो ओमिट हुआ है उसमें ये आ गया है, ठीक है। अब रीजन फॉर ओमिटिंग उन्होंने बोला है कि रीजन फॉर ओमिटिंग मतलब ये क्यों उन्होंने ओमिट की है। तो कवर इन प्रैक्टिकल बोल रहा है वो, कि प्रैक्टिकल में कवर हो सकता है, और रिमार्क दिया है कि सेल्फ स्टडी पॉसिबल होगी तो आप लोग ये पढ़ सकते हो। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि 25% उन्होंने बोले कि वो नहीं आएगा एग्जाम में, तो ये नहीं आएगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पढ़ने होंगे। अब जैसे देखो, उन्होंने GUI भी लिखे है यहाँ पे। तो जो GUI, अब GUI का यहाँ पे बेसिक हो सकता है ओमिट, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग GUI पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि GUI जो है इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए। अब देखो, जो कंप्यूटर साइंस अपना ये जो सब्जेक्ट है बाइफोकल सब्जेक्ट, इसमें जितना भी अपन पढ़ते हैं, अब इसमें जो अगला जो टॉपिक होता है, मतलब आगे वाला जो टॉपिक होता है वो हमेशा कुछ न कुछ पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड होता ही है। इसीलिए इसमें सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी है। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप लोग पूरा पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेसन है इसमें ये आप लोगों को आप लोग अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन GUI जरूर पढ़ो, क्योंकि कुछ बता नहीं सकते, एग्जाम में आ भी सकता है GUI के बारे में। ओके, अब देखो सेकेंड यूनिट है डाटा स्ट्रक्चर। अब उन लोगों ने क्या ओमिट किए वो देख लो। और एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ कि ये जो 2021 है, ये 2020 और 21 जो है ये पिछले साल का है, जो इस साल भी लागू हो रहा है। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर में देखो क्या ओमिट हुआ है, मीन्स क्या रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। अब मुझे एक बात बताओ यार, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे और उसका इंट्रोडक्शन ही नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा। इंट्रोडक्शन तो पढ़ना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर समझेगा कैसे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर आगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे कैसे आप लोग। तो इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है। तो इसमें से इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर ये पार्ट जो है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे नॉन इवोल्यूटिव बोला है। अब नॉन इवोल्यूटिव मतलब ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, और ये नॉन इवोल्यूटिव ही है, मतलब ये कुछ इसकी नहीं आते एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते इंट्रोडक्शन के। बाद में एल्गोरिदम्स वगैरह आते हैं, और रीजन फॉर ओमिटिंग बोला कि सेल्फ लर्निंग में इसको डाल देंगे। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अपना थर्ड लेसन है C++, जो कि 41 मार्क्स का लेसन है, मतलब 43 मार्क्स का लेसन आई थिंक। तो थर्ड लेसन है C++, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पार्ट 1 का। अब देखो उसमें क्या ओमिट हुआ है। इसमें 2 टॉपिक ओमिट हुए हैं, एक है रिव्यू ऑफ C++
और इसमें सेकेंड वन आप लोगों को दिख रहा होगा प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब देखो जैसे आप लोग 12th स्टार्ट करते हो और उसमें आप लोग अगर C++ पढ़ते हो तो उसमें आप लोगों को C++ का बेसिक आना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप लोगों को 11th क्लास में दिया गया है वो भी रिलेटेड ही है आप लोगों के 12th क्लास में। अगर 11th का अगर नहीं पढ़ोगे C++ तो आप लोगों को 12th का अच्छा खासा कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दी गई है आप लोगों को 12th क्लास में, लेकिन उसमें जो सारा बेसिक्स है वो सारा का सारा यूज होता है। तो देखो रिव्यू ऑफ C++ पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 11th में बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। अब भूल जाते तो जो C++ है मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह, ये सारे रिव्यू ऑफ C++ में आते हैं। अगर आप लोगों को वही नहीं आएगा तो फिर आप लोग एडवांस की तरफ जा ही नहीं सकते, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जा ही नहीं सकते। तो आप लोग ये जो पार्ट है रिव्यू ऑफ C++ का, इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। भले ही एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा। अब एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि रिव्यू ऑफ C++ से रिलेटेड आ ही सकता है। ऑपरेटर्स के बारे में आ सकता है, चलो ऑपरेटर्स अगर नहीं भी आते हैं तो बेसिक जो प्रोग्राम होते हैं फैक्टोरियल वगैरह के प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज के प्रोग्राम, वो एग्जाम में आ सकते हैं और वो प्रोग्राम्स आप लोगों को आना चाहिए। अब वो जो प्रोग्राम्स है वो अगर आएंगे तो फिर आप लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग में भी आप लोग वो प्रोग्राम्स का यूज कर सकते हो, मीन्स ऑब्जेक्ट का यूज करके वो प्रोग्राम आप लोग बना सकते हो। तो वो रिव्यू ऑफ C++ में ही आएगा। देन इसमें सेकेंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मुझे एक बात बताओ यार, अगर आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगर प्रिंसिपल ही नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो कैसे समझ में आएगा। तो वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, भले ही एग्जाम में नहीं आएगा। अब इसमें ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछी जाती है एग्जाम में। आप लोग अगर देखोगे तो उसके फीचर्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिक तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। और वैसे तो यहाँ पे लिखा गया है कि सेल्फ लर्निंग अगर पॉसिबल है तो आप लोग सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, और नॉन इवेल्यूटिव है मतलब इवेल्यूटिव मतलब मार्किंग के लिए वो नहीं आएगा, उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और उसके बाद में फिर फोर्थ लेसन है HTML का। HTML में इंट्रोडक्शन टू HTML, ये जो है ये वाला पार्ट ओमिट हो गया है। अब देखो इंट्रोडक्शन टू HTML एक्चुअल में बहुत ही ईजी लेसन है। अब HTML का आप लोगों को थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए, वो थोड़ा बेसिक आप लोगों को मिलेगा इंट्रोडक्शन में। मतलब HTML क्या है लैंग्वेज, उसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब किस लिए यूज होती है, ये सारे इंट्रोडक्शन में। अगर वही नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या फायदा फिर HTML पढ़ने का। तो देखिए इन लोगों ने भी ये जो ओमिट जो किए हैं टॉपिक्स, ये कुछ लॉजिकल करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन ओमिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर साइंस में हम लोग को सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ते। आप लोग किसी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। देखो C++ में ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिसको आप लोग स्किप कर सकते हो। अगर मैंने स्ट्रिंग वाला जैसे अगर पकड़ा तो स्ट्रिंग वाले को मैं स्किप कर सकता हूँ, और जैसे फाइल ऑपरेशंस होते हैं उसको भी हम लोग स्किप कर सकते हैं C++ में, लेकिन उन्होंने उसको ओमिट नहीं किए, वो एग्जाम में आएगा, तो आप पढ़ना जरूरी है। अब रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल आप लोगों के जो टीचर्स लोग हैं, आप लोगों के सब्जेक्ट टीचर मतलब कंप्यूटर साइंस के जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट टीचर है वो संभाल लेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स है जो कि आप लोगों को मैं भी नहीं बता रहा हूँ, वो टीचर्स ही देखेंगे आप लोगों के। देन सेकेंड टॉपिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेकेंड टॉपिक मतलब अपन पार्ट 2 के बारे में देखेंगे अभी। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में देखो क्या चीज़ें जो है वो ओमिट हुई है। तो पार्ट 2 में आप लोगों को सारा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप लोगों को दिया है। तो पहला लेसन है आप लोगों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8085। ये जो लेसन है, ये लेसन आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाएगा 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है इससे। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें ओमिट हुई है। इसमें ओमिट हुआ है इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो कि मीन्स कैसे इवोल्यूशन हुआ है माइक्रो प्रोसेसर की। पहले कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया था, देन उसके बाद कौन सा आया, मतलब पहले 8085 फिर 8086। तो ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़े तो चलेगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाला है, 25% ये रिड्यूस है। देन इसमें सेकेंड टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर। तो ये देखो ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर जो है ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और ये 4 मार्क के लिए पूछी जाती थी लेकिन अभी नहीं पूछेगा क्योंकि इसको ओमिट कर दिया है और काफ़ी हार्ड डायग्राम है। तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करता ये डायग्राम आप लोग पढ़ो करके, और मतलब इसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि समय भी खाती है ये डायग्राम, और ऊपर से इसमें मिस्टेक्स होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, समय पे याद नहीं आती। तो आप लोग इसको पूरी तरीके से स्किप कर दो ब्लॉक डायग्राम ऑफ जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर को,
और इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इसको स्किप कर दो। तो ये होता है फर्स्ट लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन है। देन सेकेंड चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब इसमें आप लोगों का यूनिट क्या है, इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ये गलत लिखी है उन्होंने, इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085, ये यूनिट का नाम है, इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 8085। इसमें उन्होंने ये जो चीज़ है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 ये उन्होंने ओमिट कर दी है। अभी जो प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 है इसमें हम लोगों को रजिस्टर्स के बारे में पढ़ना होता है कि आप लोग कौन से रजिस्टर्स यूज़ करते हो प्रोग्रामिंग जब आप लोग करते हो माइक्रो प्रोसेसर की, तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को फिर रजिस्टर्स क्या होते हैं, ए रजिस्टर क्या होता है, बी रजिस्टर क्या होता है, ये वो सब आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, भले ही एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पढ़ो आप लोग उसको। और इसके बाद में, और वैसे सेकेंड चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारा इसमें आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। देन इसमें थर्ड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंटेल x86 फैमिली। छोटा सा लेसन है, वैसे तो 4 मार्क के लिए लेसन आता है और कभी कभी 7 मार्क के लिए भी पूछ सकता है। और इसमें क्या चीज़ जो है वो ओमिट की गई है वो है इंट्रोडक्शन टू एडवांस माइक्रो प्रोसेसर। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है ये आप लोग नहीं पढ़ोगे, इसको आप लोग छोड़ दोगे। वैसे भी काफ़ी छोटा लेसन है, सिलेक्टेड पार्ट इसमें आता है। तो इंट्रोडक्शन टू एडवांस माइक्रो प्रोसेसर ये आप लोग नहीं पढ़ोगे। देन उसके बाद में फोर्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो कंट्रोलर का अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोगों को माइक्रो कंट्रोलर समझेगा ही क्या। तो इसमें इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ लोगे, भले ही एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो कंट्रोलर ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट में फिफ्थ चैप्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 18 मार्क्स के लिए कुछ पूछा जाता है ये। और यूनिट का नेम है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। इसमें जो सारे टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग टोपोलॉजीज क्या होती है वगैरह 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 सारी चीज़ें, राउटर वगैरह के बारे में भी आप लोगों को उसमें पढ़ना होता है और केबल्स वगैरह। अब इसमें से उन लोगों ने क्या ओमिट किए, प्रोटोकॉल्स। अभी जो प्रोटोकॉल्स है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए, आपके नॉलेज के लिए जो प्रोटोकॉल्स है ये पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल्स का बहुत मायने रखता है कि क्या होते हैं एक्चुअल में प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स को आप लोग स्किप नहीं करोगे, पढ़ोगे, भले ही एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन प्रोटोकॉल्स पढ़ोगे जरूर। तो ये हो गया आप लोगों का ओमिटेड पार्ट, मतलब रिड्यूस 25% सिलेबस कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का 12th क्लास का। 11th क्लास के लिए कुछ नहीं करना है, 11th वाले जो देख रहे होंगे उनके लिए कुछ नहीं है ये 12th क्लास वालों के लिए, और ये 12th क्लास के सारे यूनिट्स है। तो ये जो आप लोगों को दिया गया है यही रिड्यूस है और एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पढ़ना जरूरी, क्योंकि फ्यूचर को लेके भी अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस में आगे जाना है तो ये सारे टॉपिक्स जो है ना आप लोगों को आने चाहिए, आप लोगों को फ्यूचर में काफ़ी काम आएंगे। अब देखो C++, रिव्यू ऑफ C++, इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है, ये तो बिल्कुल, मतलब जिन लोगों ने इसको ओमिट किए पता नहीं क्या सोच के ओमिट किए। वेल, तो एग्जाम में नहीं आने वाला है, मैं वही सोच के ये ओमिटेड पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ये जो है ये टॉपिक्स ये देख लो और फिर आप अपने हिसाब से फिर पढ़ाई कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को रिड्यूस सिलेबस ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तो 2020-21 का है ये एकेडमिक ईयर का, लेकिन ये इस साल भी अप्लाई हो रहा है 2021-22 में। ये हो गया आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप भी है अपना, टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी मुझे पूछ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये जो सिलेबस है रिड्यूस वाला ये समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट रहे तो बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।